नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे संसद में विधि का निर्माण कैसे किया जाता है। ये कौतूहल का विषय होता है विद्यार्थी के लिए, न केवल राजनीति के विद्यार्थी के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि चाहे वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या हमारे देश के हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात रहती है कि आखिर संसद कैसे काम करती है, संसद में कानून के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, संसद में आखिर विधियों का निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किन दौरों से वो गुजरती है और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जब जाती है तो राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के बाद फिर वो पूरे देश में उस विधि को लागू किया जाता है। यह हमारी लोकतंत्रीय प्रक्रिया है, हमारी ये संसदीय प्रक्रिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में संसद महत्वपूर्ण अंग होती है किसी भी शासन व्यवस्था की। तो चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे ये दीपावली का अवकाश था तो काफ़ी लंबे समय से आपके वीडियो भी नहीं बन पा रहे थे, लेकिन आज से फिर से शुरुआत की है और अब आगे भी आपको वीडियो निरंतर मिलते रहेंगे, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होगा। चलिए बात करते हैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। संसद तो आप जानते ही हैं, संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरी होती है लोकसभा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आप ये जानते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा के लिए निम्न सदन बोला जाता है। संसदीय विधायी प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण होता है कि राज्यसभा और लोकसभा में जब किसी विधेयक को पास कर दिया जाता है उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है, उसके बाद वो विधि जो है वो एक कानून का रूप धारण कर लेती है। उसी के बाद उसको पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। अब अपन इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, इसी में यदि अपन शामिल करें तो धन विधेयक भी होता है, और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक को अनुच्छेद 117 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में इसका उल्लेख किया गया है और धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। 110 में मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है ना। 112 में अलग है, उसमें धन विधेयक नहीं, प्रमाणित करने का अधिकार 110 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन प्रकार के विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक होता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो बना चुके हैं कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, हम बता चुके हैं। सामान्य विधेयक वह विधेयक माने जाते हैं जो धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, जो संवैधानिक विधेयक नहीं है। जो तीनों विधेयक में शामिल नहीं है वो कौन से विधेयक है, सामान्य विधेयक है। ठीक है, वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार है स्पीकर को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर, वो अनुच्छेद 110 के तहत ये प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है। क्लियर। सामान्यतः धन विधेयक का मतलब होता है कि देखिए तीन प्रकार के फंड होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है लोक लेखा निधि, लोक निधि जिसको अपन कहते हैं, पब्लिक फंड जिसको अपन बोलते हैं। दूसरा होता है आकस्मिक, कंटेंजेंसी जिसको अपन बोलते हैं, आकस्मिक निधि। और तीसरी जो होती है वो होती है संचित निधि। सामान्य भाषा में यदि कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों निधियों में पैसे रखना और यहाँ से पैसे निकालना, इनसे रिलेटेड यदि कोई विधेयक है तो उसको अपन कहेंगे धन विधेयक।
एक बात। दूसरी बात, करारोपण करना, ठीक है, कर लगाना, कर को खत्म करना, कर के अप्रोच को बढ़ाना, है ना, ये नए कर लगाना, पुराने करों में चेंज करना, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो राजस्व से रिलेटेड है। तो ये राजस्व से रिलेटेड जो भी विधेयक होंगे वो धन विधेयक होते हैं। अर्थात ये 110 की अनुच्छेद में जो है, सूची में जो है सूची दी गई है कौन से विधेयक धन विधेयक है। उसके यदि क्राइटेरिया में आता है कोई विधेयक तो इसको प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, और वो ही प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक है। कहा जाता है कि सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक ही होते हैं, लेकिन कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये अपन लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दें कि ये प्रमाणित करने का अधिकार उसी के पास है। और दूसरी बात, सामान्य विधेयक, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो तीनों नहीं है वो कौन है, सामान्य विधेयक है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सरकारी, और दूसरा होता है गैर सरकारी। सरकारी विधेयक का मतलब होता है जो सरकार का के मंत्री के द्वारा जो सदन में जो विधेयक पेश किया जाता है उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। ठीक है, और सरकार के मंत्री के अतिरिक्त जो संसद के अन्य सदस्यों के द्वारा जो सदन में विधेयक पेश किया जाता है उसको कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक। क्लियर? जब सरकार के मंत्री के द्वारा कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो 7 दिन पहले इसकी सूचना अध्यक्ष को देनी पड़ती है, एक बात। दूसरी बात, इसमें चैलेंज ये होता है कि यदि सरकार के द्वारा कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो उसको पास करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि यदि सरकारी विधेयक सदन में पास नहीं हो पाता है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, मतलब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात इसकी जिम्मेदारी होती है सरकार की। और गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं जो अन्य सदस्यों के द्वारा पेश किए जाते हैं इसे 1 महीने पहले, इसको 7 दिन पहले और इसको 1 महीने पहले स्पीकर को या सभापति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद फिर इसको सदन में पेश किया जाता है। इसको पास कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन गैर सरकारी जो विधेयक है इसको पास कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ठीक है, ये कई बार विधेयक पास हो भी जाते हैं और कई बार ये विधेयक पास नहीं भी हो पाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से ये विधेयक को प्रकार हैं, और ये जो विधेयक सदन में पेश किए जाते हैं उनकी जो कैटेगरी है सरकारी और गैर सरकारी, उसका ये विश्लेषण है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आखिर सदन में प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला, हम यहाँ सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं कर रहे, हम दोनों सदन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना। जब कोई भी विधेयक सदन में पेश किया जाता तो उसका होता है पहले प्रथम वाचन। पहले होता है प्रथम वाचन। इस प्रथम वाचन को अपन 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला, विधेयक का प्रस्तुतिकरण करना, एक बात, और दूसरा विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित कराना। राजपत्र में प्रकाशित कराना, ये 2 चीजें होती हैं। सामान्यता होता यह है कि जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो जिसने भी विधेयक वो तैयार किया है, चाहे वो सरकारी विधेयक हो चाहे गैर सरकारी विधेयक है, तो अध्यक्ष की अनुमति के बाद उसे सदन में पेश किया जाता है। और जब वो पेश करता है तो उसको कहा जाता है विधेयक का प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तुतिकरण में जिसने वो विधेयक पेश किया है वो सिर्फ 2 चीजों पर बात करता है। वो सदन में उसका शीर्षक पढ़ता है
और दूसरा उद्देश्य पड़ता है। अर्थात उस विधेयक का शीर्षक क्या है ये बताता है, और दूसरा उसके उस विधेयक के उद्देश्य क्या है इसके बारे में वो अपनी बात रखता है। लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई बहस, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होता है। ठीक है, सिंपली बिल्कुल सामान्य तरीके से उस विधेयक को क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुतिकरण करने के बाद वो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। एक बात, यदि ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशित होने के पहले यदि सदन में पेश किया जाता है तो इसकी अनुमति स्पीकर से लेनी पड़ती है, और इसके लिए जो टाइम होता है वो 1 सप्ताह, 7 दिन, 15 दिन के पहले आप उसकी अनुमति ले सकते हैं। लेकिन यदि ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो गया पहले से, मतलब विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले ही, तो फिर उसमें स्पीकर की या सभापति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो पहला प्रथम वाचन जो होता है उसमें सिर्फ क्या किया जाता है, विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। जो भी विधेयक पेश करता है वो उसका शीर्षक पढ़ता है और उसके अपने उद्देश्य के बारे में बताता है। क्लियर? और उसके बाद उसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है और यही इसकी प्रथम वाचन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसके बाद होता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में जो स्टेप होते हैं सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है वाद विवाद। ठीक है, यहां तो विधेयक को प्रस्तुतिकरण किया गया था। प्रस्तुतिकरण करने के बाद जब द्वितीय वाचन होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वाद विवाद। और वाद विवाद होता है विधेयक के जो सिद्धांत है, विधेयक के सिद्धांत और उपबंध, इस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, किस किस चीज पर? विधेयक का जो सिद्धांत है उस पर चर्चा की जाती है और इसके जो उपबंध है इसके ऊपर चर्चा की जाती है। क्लियर? तीसरी इसमें बात, इस विवाद के बाद इसे जांच समिति के पास भेजा जाता है। अब जांच समिति यहां पर दो होती है, एक होती है प्रवर समिति और दूसरी होती है संयुक्त समिति। ठीक है, ये जो प्रवर समिति जो होती है इसमें जो विधेयक सदन में पेश किया जाता है उससे सदन के सदस्य होते हैं प्रवर समिति में। ठीक है, दूसरी बात, संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ध्यान से समझना आप इस बात को। प्रवर समिति मतलब जिस सदन में जो विधेयक पेश किया गया है उस सदन के सदस्य होते हैं प्रवर समिति में। ठीक है, जो जांच करते हैं। और दूसरा होता है संयुक्त समिति। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, तो ये विधेयक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि इस विधेयक को कहाँ भेजा जाना है, प्रवर समिति के पास भेजा जाना है कि संयुक्त समिति के पास भेजा जाना है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से पहला स्टेप जो होता है सिद्धांत और उपबंध, इस पर बातचीत होती है, बहस होती है। इसके बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है? जांच के पास भेज दिया जाता है, जांच समिति में भेज दिया जाता है। और इसके बाद जांच समिति इसकी जांच करने के बाद फिर से सदन में पेश करती है। ठीक है, क्या हो गया? जांच समिति के पास जब विधेयक जाता है तो जांच समिति क्या करेगी? उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद उसको फिर से सदन के पटल पर रखेगी। और सदन के पटल पर जैसे इसको रखा जाएगा तो फिर से वाद विवाद होता है। पहले वाद विवाद होता है और जांच समिति जब सदन को रिपोर्ट करती है तो उसके बाद फिर से चर्चा होती है। और इस चर्चा के दौरान दो चीजें होती हैं। सबसे पहला, उसके उपबंध जो होते हैं, एक एक उपबंध को रखा जाता है, उस पर चर्चा की जाती है और एक एक उपबंध के ऊपर मतदान किया जाता है। देखिए, दो चीजें ध्यान रखना। उपबंध के ऊपर क्या करेंगे आप? चर्चा तो करेंगे ही आप,
एक उपबंध को उठाया जाए तो उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा के तत्काल बाद उस पर मतदान करते हैं, ठीक है। और उस उपबंधों की सहमति दी जाती है मतदान के माध्यम से, मतलब उसकी स्वीकृति दी जाती है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय वाचन होता है। सर इसमें ये जो दोबारा से वाद विवाद होता है, क्या उसको मतलब अगर वो सही साबित होता है तो क्या फिर से वो तीसरी बार जा सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब सदन में जब वो फर्स्ट स्टेप के बाद जब सेकंड उसमें जाता है, उस पर सिद्धांतों पर और उपबंधों के ऊपर जब सारी चर्चाएं हो जाती है तो उसके बाद उसकी जांच करने के लिए अपन ने कमेटी में भेज दिया। जब कमेटी में जाएगा, स्पेशल जो कमेटी होती है उसकी वो जांच करती है। जांच करने के बाद उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसमें जोड़ा जाना जाए, क्या संशोधन की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें अपनी टिप्पणी देती है। वो अपना वो क्या बोलते हैं, अपना पक्ष उस विधेयक के साथ संलग्न करके वापस करती है। अब कई बार क्या होता है कि कमेटी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी, अब हो सकता है वो जिसने विधेयक पेश किया है वो संतुष्ट ना हो या उसका दल संतुष्ट ना हो, तो विवाद तो होगा। तो फिर वो जब जांच रिपोर्ट अपनी दे देती है जांच समिति, तो उसके बाद फाइनलाइज एक एक उपबंध को फिर से उठाया जाता है और एक एक उपबंध को उठा के चर्चाएं होती हैं और उसकी सहमति के लिए मतदान होता है। और जब फाइनलाइज सारे के सारे उपबंधों पर चर्चा और मतदान हो जाता है तो ये माना जाता है कि ये सेकंड वाचन से लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये द्वितीय वाचन हो जाता है। द्वितीय वाचन की बात होता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही काम होता है। उस विधेयक को सदन पर रखा जाता है और उसकी सीधे सहमति और असहमति ली जाती है। मतलब ये सदन इस विधेयक के पक्ष में है या विपक्ष में है, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा, ऐसा उल्लेख मिलता है कि सामान्य चर्चा होती है, लेकिन अपन उस सामान्य चर्चा को थोड़ा सा इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें, है ना। अपन इग्नोर करके इसलिए चलें क्योंकि उसमें उल्लेखनीय चर्चा नहीं होती, मतलब आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते किसी प्रकार, क्योंकि वो तो सेकंड वाचन में फाइनलाइज हो चुका उसका, है ना। तो इस प्रकार से तृतीय वाचन में विधेयक को रखा जाता है और विधेयक को फिर सहमति और असहमति, या तो सदन उसको सहमति देगा या फिर सदन उसको असहमत कर देगा। और यदि सहमति दे दी तो सहमति देने के बाद इसको पीठासीन अधिकारी जो सदन का होता है वो अपने हस्ताक्षर करके इसको कहां भेज देगा, दूसरे सदन में भेज देगा, ठीक है। अभी ये मान के चलो ये प्रक्रिया चल रही थी कहां पर, लोकसभा में। तो यहां से जब ये पास हो गया तो अब ये कहां जाएगा, राज्यसभा में चला जाएगा, ये चला जाएगा राज्यसभा में। क्लियर। जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में भी वो इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं से गुजरेगा, फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन। ऐसा नहीं कि लोकसभा से पास कर दिया तो राज्यसभा में जाके वो सीधा पास कर देंगे। अब राज्यसभा के पास कुछ विकल्प है। सबसे पहला विकल्प है, या दूसरे सदन के पास विकल्प होता है। सबसे पहला विकल्प ये है कि पहले सदन से जो विधेयक आया है उसको हूबहू पास करके उसको वापस कर देना, सिंपल है। दूसरा, उसमें संशोधन करना, टिप्पणी के साथ उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर देना, ठीक है। तीसरा, उसे अस्वीकृत कर देना, हम आपके विधेयक से संतुष्ट ही नहीं है, ठीक है। और चौथी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि यदि वो सदन चाहे तो उसे कुछ समय तक के लिए रोक सकती है। जैसे राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति दे दे, चाहे तो अस्वीकृत कर दे, चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज दे, और कुछ नहीं करना तो ठंडे बस्ते में डाल दे। तो यहाँ राज्यसभा के पास या दूसरे सदन के पास ये चार अधिकार होते हैं कि या तो वो हूबहू जैसा आया है उसी को पास करके वापस कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, या उसके लिए अस्वीकृत कर दे, या फिर उसके लिए कुछ समय तक के लिए रोक दिए। ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रोक सकता है, 6 महीने तक। 6 महीने तक कोई भी सदन उस चीज के लिए रोक सकती है। मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो अब राज्यसभा से यदि लोकसभा में आएगा तो भाई राज्यसभा में जाएगा तो ऑटोमेटिक पास हो सकता है, लेकिन राज्यसभा से यदि लोकसभा में आया है तो फिर तो पुनर्विचार का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब आपने रोक दिया तो रिमाइंडर दोगे तो विवाद होगा तो फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी उस विधेयक पर। हाँ, उस विधेयक पर राष्ट्रपति जो है एक ज्वाइंट कमेटी बुलाएगी, दोनों सदनों की बैठक बुलाएगा
और उस बैठक में वो विधेयक रखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा और वहीं पर सहमति लेकर फिर उसको पास या फेल दोनों ऑप्शन वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यसभा में भी इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। क्लियर? जब राज्यसभा से पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो वापस अपने सदन में भेज देगा, फिर वहां से किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब जाएगा तो राष्ट्रपति के पास सामान्य विधेयक में, सामान्य विधेयक, यदि सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक है यदि, तो राष्ट्रपति इसको स्वीकृत भी कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वीकृत कर सकता है, एक बार में हस्ताक्षर कर देगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए उस सदन में भेज सकता है। पुनर्विचार करें आप, है ना। ये सिर्फ सामान्य विधेयक के संबंध में होता है, ध्यान रखना। सामान्य विधेयक को ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, और तीसरा, इसे विलंब कर सकता है, कुछ समय के लिए क्या करेगा वो, ठंडे बस्ते में डाल सकता है, और चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है। चारों ऑप्शन है उसके पास। वही तो है विलंब। विलंब कर देना मतलब देर। नहीं, इसको निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन राष्ट्रपति को कौन रिमाइंडर भेजेगा कि भाई राष्ट्रपति महोदय आपके पास एक बिल पड़ा हुआ है 6 महीने से, कृपया कर उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कौन भेजेगा उसको? ये राष्ट्रपति का अपना पावर है ना। राष्ट्रपति को रिमाइंडर थोड़ी ना भेजेगा। अब राष्ट्रपति की इच्छा है, वो कब अपने पॉकेट में हाथ डाले हो, कब वो बिल निकाले हो, कब उसको फिर से पढ़े हो, फिर से स्वीकृति दे। लेकिन ये चारों राइट्स जो हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं, स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार और विलंब। ये सिर्फ सामान्य विधेयक के संबंध में है। लेकिन जब वित्त विधेयक की बात आती है, वित्त विधेयक या धन विधेयक, इसके बारे में राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ स्वीकृत करने का अधिकार है, अस्वीकृत नहीं करता। अस्वीकृत क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि वित्त विधेयक और धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। जब राष्ट्रपति खुद अपनी अनुमति से सदन में पेश करेगा तो वो अस्वीकृत क्यों करेगा? वो स्वीकृत ही करेगा। लेकिन इसके बाद जब संविधान संशोधन की बात आती है, संविधान संशोधन विधेयक, ये तीसरा विधेयक है। ये संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसको अस्वीकृत नहीं कर सकता, अस्वीकृत नहीं कर सकता, इसे उसे स्वीकृत ही करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो इस प्रकार से कोई भी विधेयक सदन में जब पेश किया जाता है, कैसे वो विधि निर्माण बनती है, उसकी यही स्टेप है। पहले उसका प्रथम वाचन होता है, फिर उसका द्वितीय वाचन होता है, फिर तृतीय वाचन होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो फिर देश में वो कानून बन जाता है और फिर पूरे देश में उसको लागू किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।